नमस्कार, हमारी खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। आज हम फिर हाजिर हैं देश और विदेश की कुछ खास और अहम खबरों के साथ। और हम सबसे पहले बात करेंगे नोएडा में सीएम योगी की दहाड़ की, साथ ही उत्तराखंड में धामी मंत्रिमंडल के विस्तार और मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले संभावित चेहरों की बात करेंगे। और चलते चलते बात होगी ट्रंप को अपीलीय कोर्ट से मिले झटके की। कोर्ट ने नए टैरिफ पर रोक लगा दी है। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में पहली रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। नोएडा में शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां सीएम ने ऑपरेशन सिंदूर और वृंदावन में बन रहे कॉरिडोर का जिक्र किया। ये खास रिपोर्ट देखिए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर युद्ध ने नए प्रारूप से परिचय करवाया है। ऑपरेशन सिंदूर ने भी बहुत कुछ सिखाया है। कहा कि उत्तर प्रदेश डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ रहा है। कॉरिडोर को चिन्हित जमीन दिलवाई जा रही है। इस इकाई से होने वाले प्रशिक्षण से अब हमें दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। कोई हमारा डेटा कैप्चर कर पंगु नहीं बना पाएगा। मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय रक्षा मंत्री जी को, जिन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल का केंद्र उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बनाया है। अब लखनऊ ब्रह्मोस मिसाइल के रूप में भी जाना जा रहा है, क्योंकि लखनऊ की जो मुस्कुराहट है वह तब तक अधूरी थी जब तक वहां से मिसाइल की गूंज दुश्मन के कानों तक न गूंजे। और अब वह और अच्छे ढंग से देखने को मिल रही है। और अभी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर ब्रह्मोस ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन भी किया है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर बीडीएल का झांसी में केंद्र बनाने के साथ ही वहां पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग की कार्रवाई भी प्रारंभ हुई है। AK-203 अमेठी में इसका निर्माण का कार्य चल रहा है। बबलेन स्कॉट का हरदोई में कार्य चल रहा है। ये सभी तेजी के साथ उभर रहे हैं और अन्य अनेक ऐसे यूनिट उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में कार्यरत हैं। आपको बता दें कि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि मैं पीएम और रक्षा मंत्री का आभारी हूं, जिन्होंने देश की वर्तमान चुनौती को ध्यान में रखते हुए देश के 2 उभरते रक्षा विनिर्माण केंद्रों में से एक उत्तर प्रदेश को दिया है। कहा कि रक्षा मंत्री ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल केंद्र बनाया है। लखनऊ की मुस्कुराहट तब तक अधूरी थी जब तक वहां से मिसाइल की आवाज दुश्मन के कानों तक नहीं पहुंचे। सीएम योगी ने कहा कि अब इसे और भी बेहतर तरीके से देखा जा सकता है। अभी ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन भी किया है। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नोएडा स्थित राफे एम्फ्रीप कंपनी पहुंचे थे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। वे यहां रक्षा उपकरण और ड्रोन निर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। कंपनी की तरफ से बनाए गए ड्रोन उड़ाकर दिखाए गए, जिसका रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री ने अवलोकन किया। वीर भोग्या वसुंधरा, महाराणा प्रताप ने ही कहा था। उत्तर प्रदेश इस देश से पहले से बहुत समृद्ध रहा है और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में पहले से ही 9 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज पहले से यहां पर कार्यरत हैं। आज भी वे सफलतापूर्वक रक्षा उत्पादन के लिए अपना कार्य कर रही हैं। और डिफेंस PSUs भी यूपी के अंदर 4 पहले से मौजूद हैं, जो बहुत सफलतापूर्वक रक्षा क्षेत्र में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय रक्षा मंत्री जी का, जिन्होंने देश की वर्तमान की चुनौती को ध्यान में रखते हुए देश के अंदर 2 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के जो 2 नए केंद्र उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनमें से एक उत्तर प्रदेश को दिया है। और उत्तर प्रदेश में हम 6 नोड में उसका विकास कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने 12,500 एकड़ लैंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के लिए अलीगढ़, आगरा, कानपुर, लखनऊ, झांसी और चित्रकूट में उपलब्ध करवाया है। और
इसके अलावा हम लोगों ने इस बात को भी सुनिश्चित किया है कि जितना भी लैंड चाहिए और जिस भी प्रकार की सुविधा चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार उपलब्ध करवाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर उनकी सुरक्षा व्यवस्था में नोएडा पुलिस के 2500 से अधिक कर्मचारी तैनात किए गए। नोएडा के फेज 2 औद्योगिक क्षेत्र स्थित इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कंपनी राफे, एम फाइबर कंपनी भारतीय सशस्त्र बलों व पुलिस बल के लिए ड्रोन, मानव रहित यान के इंजन व अन्य सिस्टम का निर्माण करती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब अगली रिपोर्ट का रुख करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मंत्रिमंडल में जल्द ही विस्तार की संभावना है, जिसमें कुछ नए विधायकों के शामिल होने की खबर है। कुछ नए विधायकों को शामिल किया जा सकता है और 2 मंत्रियों को संगठन में जिम्मेदारी देने के लिए कैबिनेट से हटाया भी जा सकता है, ताकि लोकसभा क्षेत्र के आधार पर संतुलित प्रतिनिधित्व किया जा सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मंत्रिमंडल में प्रस्तावित विस्तार में जहां नए विधायकों को मौका मिलेगा, वहीं कुछ मंत्रियों को भी मंत्रिमंडल से हटाया भी जा सकता है। ये खास रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार को लेकर पार्टी सूत्रों के अनुसार गढ़वाल कुमायूं के क्षेत्रीय संतुलन की बजाय इस बार बीजेपी लोकसभा क्षेत्रवार प्रतिनिधित्व देने के पक्ष में है। सूत्रों के अनुसार फौरी तौर पर जो बात आई है, उसके तहत हर लोकसभा क्षेत्र में 2-2 लोगों को प्रतिनिधित्व देने पर सहमति बनी है। इनमें अभी बड़े जिलों को ज्यादा स्पेस मिल सकता है। बता दें कि राज्य के विधानसभा क्षेत्रों की संख्या के आधार पर मंत्रिमंडल का आकार मुख्यमंत्री समेत 12 सदस्यों का हो सकता है। लोकसभा क्षेत्र वाले फॉर्मूले के अनुसार वर्तमान में धामी कैबिनेट संतुलित नहीं है। वर्तमान में पौड़ी लोकसभा क्षेत्र का पलड़ा कुछ ज्यादा भारी है। यहाँ से सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल और धन सिंह रावत को शामिल करते हुए 3 मंत्री हैं, जबकि टिहरी लोकसभा क्षेत्र से गणेश जोशी और नैनीताल से सौरभ बहुगुणा के रूप में एक ही प्रतिनिधि हैं। इधर अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र को देखा जाए तो मुख्यमंत्री धामी को शामिल करते हुए उनके साथ कावीना रेखा आर्य अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। वर्तमान में हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व 0 है। कुछ समय पहले जो वित्त मंत्री के रूप में ऋषिकेश के विधायक प्रेमचंद अग्रवाल हरिद्वार कोटे के मंत्री के रूप में कैबिनेट में शामिल थे, लेकिन मार्च में विधानसभा सत्र में हुए विवाद के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बाद से ही मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय और सचिवालय में विधायकों की आवाजाही बढ़ गई। बीते रोज भी कई विधायकों ने मुख्यमंत्री से उनके आवास पर मुलाकात की थी। देखिए, आप लोगों का हमेशा एक प्रश्न होता है, लेकिन इस पर चर्चा चल रही है और क्योंकि हमारी पार्टी सब मिलजुल कर लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली पार्टी है और हाईकमान का भी इस पर चूँकि उनके भी निर्देश होते हैं, सब मिलकर जैसा निर्देश करें हम लोग इस पर काम करेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार वगैरह सब इनके भूते के बस की बाहर की बात है, इसलिए क्योंकि धामी जी एक मजबूर लाचार मुख्यमंत्री हैं, एक रबड़ स्टैंप है दिल्ली दरबार के। अगर करना होता तो 4 साल के अपने कार्यकाल में अभी तक वो कर चुके होते मंत्रिमंडल विस्तार। और यदि अब परफॉर्मेंस के आधार पर मंत्रिमंडल का विस्तार होना है तो ये जो 6 मंत्री हमारे ऊपर थोप रखे हैं, ये क्या बिना परफॉर्मेंस के आधार पर थोप रखे थे? इनके विभागों में देखा आपने किस तरह का सत्ता का नंगा नाच चल रहा है? किस तरह से हर विभाग जो आपने इन मंत्रियों को सौंप रखे हैं वो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। अगर मैं गणेश जोशी की बात करूं तो गणेश जोशी स्वयं आय से अधिक संपत्ति मामले में, उद्यान घोटाले में और सैन्य धाम घोटाले में आरोपित हैं। और वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में बहुत बड़ा बंदरबाट हो रखी है। उस अधिकारी जिसने ये किया उसको क्लीन चिट दे दी गई है। और अगर हम आगे चलकर बात करें वन विभाग में तो 7000 ऐसे खंबे दिखाए जा रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करते। वहीं उत्तराखंड गठन की रजत जयंती पर नवंबर में विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है। 2 दिन के इस सत्र में प्रदेश की उपलब्धियां, चुनौतियां और भविष्य की योजनाओं पर व्यापक चर्चा की जाएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बैठक में मुख्यमंत्री ने धराली के आपदा प्रभावितों के लिए धराली की तर्ज पर विशेष राहत और पुनर्वास पैकेज तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित बैठक में आपदा प्रबंधन, प्रशासनिक सुधार और स्थानीय स्तर पर सेवा वितरण को प्रभावी बनाने को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने थराली की आपदा से प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता पहुंचाने और पुनर्वास कार्यों को युद्ध स्तर पर प्रारंभ करने के निर्देश दिए।
उन्होंने जोशीमठ में भी राहत और पुनर्निर्माण के कार्यों को जल्द शुरू करने के साथ अधिकारियों से कहा कि प्रभावित परिवारों की पीड़ा को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाना चाहिए। बैठक में तय किया गया कि नवंबर माह में विधानसभा के 2 दिवसीय विशेष सत्र में राज्य की उपलब्धियां, चुनौतियां और भविष्य की योजनाओं पर व्यापक चर्चा की जाएगी। बैठक में लिए गए फैसले के तत्काल अमल में लाने को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि जनहित के कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं होगी। बैठक में प्रमुख सचिव R.K. सुधांशु, R. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव शैलेश बगोली, अपर पुलिस महानिदेशक AP अंशुमन, विशेष सचिव डॉक्टर पराग मधुकर धकाते और अपर सचिव बंशीधर तिवारी उपस्थित। वहीं विशेष सत्र को लेकर यूकेडी का कहना है कि यह सत्र जनता के लिए गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने के लिए करते तो अच्छा होता। धामी अगर यदि अपनी सरकार का विस्तार करने जा रहे हैं तो अब बहुत देर हो गई है और इतने समय से राज्य की जनता को जो उम्मीदें थी, अपेक्षाएं थी कि सरकार चले, ढंग से चले, वो उन्होंने अपने मंत्री बनाए नहीं और बिना मंत्रियों के सरकार उन्होंने चलाई है। अब सरकार जब भारतीय जनता पार्टी की जाने वाली है, उत्तराखंड से बाहर होने वाली भारतीय जनता पार्टी है, तब वो अपनी सरकार का विस्तार करने जा रहे हैं और मैं समझता हूँ कि विशेष सत्र उनको बुलाने का, उन्होंने कहा है कि मैं विशेष सत्र बुलाऊंगा। विशेष सत्र जनता के लिए अगर बुलाए, वो गैरसैंण राजधानी के लिए बुलाए, मूल निवास के लिए बुलाए, रोजगार बेरोजगारों के लिए उनके समाधान के बुलाए, पलायन पर रोक लगाने के लिए बुलाए, परिसीमन पर बुलाए, तो विशेष सत्र बुलाने का कोई तात्पर्य है। और ये बेफिजूल के हो हल्ला करने से आपने देखा 2 घंटे 40 मिनट केवल सदन चलाकर वो गैरसैंण से भागाए। ये क्या सदन है? ये उत्तराखंड की जनता की पैसों का दुरुपयोग है। हम ऐसे सदन को नहीं मानते, उत्तराखंड की जनता ऐसे सदन को नहीं मानती। देखिए, बहुत जल्दी आप लोगों का जो इंतजार है कैबिनेट का विस्तार होने का, वो बहुत जल्दी हो जाएगा। शुभ संकेत माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे दिए हैं और एक ऐतिहासिक निर्णय भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है नवंबर में विशेष सत्र बुलाने का, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि गैरसैंण के अंदर कांग्रेस ने तांडव मचाया और विधानसभा के प्रांगण को शयन कक्ष बनाने का काम किया और वहां पर हंगामा किया। पूरे सत्र में उन्होंने कोई चर्चा नहीं करी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की चिंता है कि विकास कार्यों पर चर्चा होनी चाहिए। हमारे आपदा जहां पर आई है, हमारा क्षेत्र में जहां जहां आपदा आई है, उन पर चर्चा होनी चाहिए। हमारा क्या बजट होगा उन लोगों के लिए, हम क्या मदद कर सकते हैं, इन सारी चीजों पे चर्चा होनी चाहिए, विकास कार्यों पे चर्चा होनी चाहिए। इसी को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने नवंबर में एक विशेष सत्र बुलाया है और विपक्ष से ये उम्मीद की है कि बिल्कुल सकारात्मकता के साथ में इस सत्र को चलने दे और सारी चीजों के ऊपर विचार किया जाए, चर्चा की जाए, तभी इस प्रदेश का भला होगा। कुल मिलाकर जल्द ही नए मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अब राजनीति में चर्चाएं तेज हो रही हैं। अब तक धामी कैबिनेट में 7 मंत्री हैं, जिस पर अब 5 नए भाजपा के नेताओं का चयन तेजी से किया जाना बाकी है। संभवतः ये जानकारी है कि पूरा धामी मंत्रिमंडल नवरात्रि तक पूरा हो जाएगा, तभी नए चेहरों को लेकर तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन कई विधायक अभी से अपनी गुणा भाग की राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। वहीं एक और 9 नवंबर से पहले होगा उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र। 2 दिवसीय सत्र में राज्य के विकास और रोड मैप पर भी चर्चाएं की जाएंगी। पक्ष और विपक्ष को एकजुट करने की तैयारियों में सरकार ने काम शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री का एकाएक विधानसभा का निरीक्षण करना भी हाल ही में विधानसभा पहुंचे थे। साथ ही अब ये भी देखना उचित होगा कि बीते भाजपा शासन में अब तक किन विधायकों का परफॉर्मेंस बेहतर रहा। पार्टी उस स्तर पर ही उन्हें 5 चेहरों का चयन करेगी, लेकिन हर कोई अपने मंत्री बनाने को लेकर देहरादून से लेकर दिल्ली तक अपनी हाजिरी लगा रहा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक अहम ब्रेक का है। ब्रेक के बाद अगली रिपोर्ट का रुख करेंगे। आप देख रहे हैं। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली अहम रिपोर्ट की करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को नाक की लड़ाई बना लिया है। अपीलीय कोर्ट द्वारा टैरिफ को अमान्य करार दिए जाने के बाद वे सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति क्या करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जाने का ऐलान तो उन्होंने कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी अगर उनके फैसले को अमान्य कर दे तो क्या होगा, वो क्या करेंगे, ये खास रिपोर्ट देखिए।
अमेरिकी कोर्ट ने क्या कहा? फेडरल सर्किट की अपील अदालत ने 7-4 के बहुमत से दिए फैसले में माना कि ट्रंप ने 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक्स पावर एक्ट IEEPA की आड़ लेकर अपनी सीमा से बाहर कदम उठाया। कोर्ट ने अधिकांश टैरिफ को गैर कानूनी करार दिया। कोर्ट का कहना था कि राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्राप्त तो हैं, लेकिन इनमें टैरिफ या टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है। हालांकि कोर्ट ने टैरिफ को 14 अक्टूबर तक यथावत रखने की अनुमति दी है। संघीय अपीलीय अदालत ने फैसले में लिखा कि ये संभावना नहीं लगती कि कांग्रेस का इरादा राष्ट्रपति को असीमित अधिकार देने का था ताकि वे टैरिफ लगा सके। ट्रंप के टैरिफ का क्या होगा? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वहां की एक अदालत से जोर का झटका लगा है। जिस टैरिफ के बूते वो दूसरे देशों पर लगाम कसने की कोशिश कर रहे थे, उसी टैरिफ को अमेरिकी अदालत ने गलत और अमान्य बता दिया। दरअसल कोर्ट ने कहा कि ट्रंप ने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करते हुए ये टैरिफ लगाया है। कोर्ट ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति के पास संयुक्त राज्य अमेरिका में आयातित सभी सामानों पर कर लगाने का अधिकार नहीं है। हालांकि अभी टैरिफ जारी रहेगा क्योंकि टैरिफ को रद्द करने जैसा कोई फैसला कोर्ट ने नहीं सुनाया है। कोर्ट ने अमेरिकी प्रशासन को ये मौका दिया है कि वो इस संबंध में फैसला ले और चाहे तो सुप्रीम कोर्ट का रुख भी कर सकते हैं। बता दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फेडरल अपील कोर्ट ने ये साफ कहा है कि राष्ट्रपति को असीमित शक्तियां नहीं दी जा सकती। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब ट्रंप की व्यापार नीतियों में अमेरिकी कारोबारों, ग्लोबल मार्केट और उपभोक्ताओं में असमंजस और महंगाई की आशंका बढ़ा दी है। ट्रंप की ट्रेड पॉलिसी को झटका। आपको बता दें कि फेडरल अपील कोर्ट ने उन टैरिफ आयात शुल्क पर रोक लगा दी है जिन्हें ट्रंप ने नेशनल इमरजेंसी घोषित कर कई देशों पर थोप दिया था। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि वे कांग्रेस को दरकिनार कर दुनिया भर के देशों पर भारी भरकम टैरिफ आयात शुल्क थोप सकते हैं। 2 अप्रैल को ट्रंप ने लिबरेशन डे बताते हुए लगभग सभी ट्रेड पार्टनर्स पर 10% का बेसलाइन टैरिफ लगाया था। जिन देशों के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा ज्यादा था, उन पर 50% तक के रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए गए। बाद में उन्होंने 90 दिनों के लिए इन टैरिफ को निलंबित कर बातचीत का मौका दिया। जापान, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ जैसे देशों ने समझौते कर लिए, जबकि कुछ देशों पर भारी टैरिफ जारी रहा। उदाहरण के तौर पर लाओस पर 40% और अल्जीरिया पर 30% टैरिफ लगाया गया। ट्रंप ने 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक्स पावर्स एक्ट का हवाला दिया था और लंबे समय से चल रहे व्यापार घाटे को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया था। फरवरी में उन्होंने कनाडा, मैक्सिको और चीन पर भी यही कानून लगाकर टैरिफ थोप दिए थे और कहा था कि अवैध इमिग्रेशन और ड्रग्स की तस्करी रोकने में ये देश नाकाम है। जबकि अमेरिकी संविधान के अनुसार टैक्स और टैरिफ लगाने की मूल शक्ति कांग्रेस के पास है, लेकिन धीरे धीरे ये शक्ति राष्ट्रपति को भी दी जाती रही। ट्रंप ने इसका अधिकतम इस्तेमाल किया। किन टैरिफ पर असर नहीं? मामला उन टैरिफ से जुड़ा है जो ट्रंप ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करके लगाया था, लेकिन स्टील, एल्युमिनियम और ऑटो पर सुरक्षा कारणों से लगाए गए शुल्क और चीन पर लगाए गए शुरुआती टैरिफ इसमें शामिल नहीं है। कारोबारी जगत पहले से ही अनिश्चितता में है और इस फैसले से ट्रंप की दबाव बनाने की रणनीति कमजोर हो सकती है। ट्रंप ने तर्क दिया था कि लंबे समय से चल रहे ट्रेड डेफिसिट को वे राष्ट्रीय आपातकाल मानते हैं और टैरिफ लगाएंगे। विशेषज्ञों के मुताबिक अब विदेशी सरकारें अमेरिकी मांगों को टाल सकती है या पुराने समझौतों पर फिर से बातचीत की मांग कर सकती है। अदालत ने क्यों रोका? आपको बता दें कि ट्रंप प्रशासन ने दलील दी कि 1970 के दशक में राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को भी इसी तरह आपातकालीन स्थिति में टैरिफ लगाने की छूट दी गई थी, लेकिन न्यूयॉर्क की ट्रेड कोर्ट ने मई में इसे खारिज करते हुए कहा कि ट्रंप के लिबरेशन डे टैरिफ कानून के तहत दी गई शक्तियों से बाहर है। शुक्रवार को फेडरल अपील कोर्ट ने ये भी कहा कि कांग्रेस ने राष्ट्रपति को असीमित अधिकार देने का इरादा कभी नहीं जताया था। हालांकि 4 जजों ने असहमति जताई और कहा कि 1977 का कानून असंवैधानिक नहीं है, जिससे ट्रंप के पास सुप्रीम कोर्ट में अपील का रास्ता खुल रहा है। आगे क्या असर पड़ेगा?
द एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अगर टैरिफ पूरी तरह रद्द हो जाते हैं तो अमेरिकी ट्रेजरी को अरबों डॉलर का घाटा झेलना पड़ सकता है। अरबों डॉलर वापस करने पड़ सकते हैं। जुलाई तक टैरिफ से सरकार को 159 अरब डॉलर की कमाई हो चुकी थी, जो पिछले साल की तुलना में 2 गुनी थी। व्यापार रणनीति पर भी असर होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि अब कोर्ट के फैसले से ट्रंप की आगे टैरिफ लगाने की क्षमता कमजोर हो सकती है। इससे विदेशी सरकारें अमेरिकी दबाव के खिलाफ ज्यादा सख्ती से खड़ी हो सकती हैं। अमेरिकी दबाव को टाल सकती है या पुराने समझौतों पर पुनर्विचार की मांग कर सकती है। इससे ट्रंप की नेगोशिएशन पावर कमजोर हो सकती है। कोर्ट के फैसले पर ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप ने सोशल मीडिया पर नाराजगी जताई और कहा, अगर ये फैसला कायम रहा तो यह अमेरिका को तबाह कर देगा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ने का ऐलान किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने अदालत के आदेश को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि सभी टैरिफ आगे भी लागू रहेंगे। उन्होंने कोर्ट के फैसले को गलत और पक्षपाती बताया। उन्होंने कहा, अगर इसे ऐसे ही रहने दिया जाए तो फैसला अमेरिका को तबाह कर देगा। क्या हैं दूसरे विकल्प? बता दें कि 1974 का ट्रेड एक्ट के तहत व्यापार घाटे से निपटने के लिए सीमित शक्तियां हैं। कानून में शर्त है कि टैरिफ 15% से ज्यादा नहीं हो सकते और सिर्फ 150 दिनों तक ही लगाया जा सकता है, वो भी उन्हीं देशों पर जिनके साथ अमेरिका का बड़ा व्यापार घाटा है। 1962 का ट्रेड एक्सपेंस एक्ट सेक्शन 232 विदेशी स्टील, एल्युमिनियम और ऑटो पर टैरिफ लगाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए वाणिज्य विभाग की जांच जरूरी है और ये राष्ट्रपति के अपने विवेकाधिकार से सीधे लागू नहीं किए जा सकते। फैसला अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से ही तय होगा कि ट्रंप को भविष्य में विदेशी सामानों पर टैक्स लगाने की कितनी छूट मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट भी गलत ठहरा दे तो क्या होगा? अपीली अदालत के फैसले के खिलाफ ट्रंप प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। अगर अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट भी टैरिफ को अमान्य करार देता है तो वो तत्काल प्रभाव से रद्द हो जाएगा। सरकार और राष्ट्रपति को उसे लागू करने का अधिकार नहीं रहेगा। साथ ही भविष्य में उसे टैरिफ लगाने के लिए राष्ट्रपति को कांग्रेस से मंजूरी लेनी होगी। अमेरिका में ऐसा पहले भी हो चुका है, जब 1952 में राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने अमेरिका में स्टील मिलों को जब्त कर उनका संचालन जारी रखने का आदेश दिया। वजह यही थी कि मजदूर हड़ताल पर चले गए थे। उस वक्त राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में बताकर ये आदेश दिया गया था। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और कोर्ट ने राष्ट्रपति के फैसले को अमान्य बता दिया और कहा कि उन्हें देश के हर कारखाने के बारे में निर्णय करने का अधिकार नहीं है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।